वन माई क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली, हम वॉन्ट टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। वांगजी बगीचे में टहल रहा था जबकि जंगशा, वेनिंग और जुशवान उसका पीछा कर रहे थे। वांगजी ने अपनी जेब से एक हर्बल चॉकलेट निकाली और उसे वेनिंग की ओर फेंक दिया। वेनिंग ने भी उसे ले लिया और हमेशा की तरह खा लिया। तभी वांगजी ने शांतिपूर्वक कहा, आज मुझे अपने तीसरे बेटे के मेट के बारे में पता चला। वेनिंग ने कफ किया। तभी जंगशा ने पूछा, कैसे पता चला? वही जुशवान ने पूछा, वो कौन है? क्या हम उसे जानते हैं? वांगजी ने नोट किया और कहा, वह बरसों से मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन उसने मुझे बताने के बारे में नहीं सोचा। मुझे इस बारे में दूसरे स्पाई से पता चला। वेनिंग ने गल्प किया और कहा, किंग मुझे कुछ काम है। वेनिंग ने हकलाते हुए कहा, मैं क्या जा सकता हूँ? वांगजी ने चक्कर किया। तभी जंगशा ने कहा, दैट विच, उसने आपकी वर्षों तक सेवा की और आपको इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में नहीं बताया। अगर वह राजकुमार का मेट ना होता तो मैं तो उसे मरने का श्राप देता। तभी जुशवान ने कहा, लेकिन वो है कौन? और कौन है वो जो किंग का सन इन लॉ बनने वाला है? पर सब कुछ तब रुक गया जब अचानक वेनिंग नीचे गिर गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। जंगशा और जुशवान चिंतित होकर उसकी ओर दौड़े और उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, जबकि वांगजी वहीं खड़ा रहा और वेनिंग की ओर अपने कोल्ड और डार्क चेहरे से देख रहा था। तभी जंगशा ने चिंतित स्वर में कहा, किंग कुछ कीजिए। पर वांगजी सिर्फ वेनिंग की ओर देख रहा था। वांगजी वेनिंग की ओर थोड़ा लीन हुआ। देन उसने कहा, मुझे यह पसंद नहीं जब कोई मुझे धोखा देता है, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, है ना वेनिंग? वेनिंग ने कहा, जी किंग। तभी वांगजी ने उसे ठंडी नज़रों से घूरते हुए कहा, और तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो, यू फकिंग। तभी वेनिंग ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा। वेनिंग, उसके मुंह से काफ़ी खून गिरने लगा। वांगजी ने एक गहरी सांस ली और फिश मारक औषधि उसकी ओर दी। वेनिंग ने मारक दवा तुरंत लिया और उसे पी लिया। उसके बाद उसके मुंह से खून निकलना बंद हो गया। जंगशा और जुशवान ने फर्श पर बैठकर चैन की सांस ली। खैर, ये कुछ नया नहीं था। वांगजी हमेशा अपने अधीनस्थ पर इसी तरह का परीक्षण करता है। तभी वांगजी ने जंगशा की ओर देखा और कहा, जंगशा, तुम अपने हस्बैंड से बहुत दिनों से नहीं मिले, तुम्हें उसकी याद आती होगी ना? फिर कोल्ड टोन में कहा, तुम 1 महीने का ब्रेक ले लो। जंगशा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सच में? फिर वांगजी ने ठंडी आवाज़ में कहा, और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपना मुंह बंद रखना। किसी को भी इस बारे में कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए। जंगशा ने कहा, जी महाराज। फिर उसने जुशवान की ओर देखा और कहा, जुशवान, तुम भी यहाँ से जाओ। जुशवान झुका और वहाँ से भाग गया। वहीं जंगशा भी तुरंत अपने घोड़े की ओर भागा और बोला, हस्बैंड, मैं आ रहा हूँ। वहीं वेनिंग ने अपने मन में कहा, तुम कमीने खुद को दोस्त कहते हो और मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हो। तभी वांगजी वेनिंग की ओर मुड़ा और बोला, वेनिंग, चलो हम बात करते हैं। वांगजी जिस तरह से मुस्कुरा कर गया, वेनिंग ने अपने मन में कहा, श्योर, मैं आज मर जाऊंगा। वहीं बीइंग की तरफ, बीइंग के लिए हर कोई बहुत खुश था। बीइंग भी बहुत खुश था। वह अपने पेट को सहला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर एक नन्ही परी पड़ रही हो। वह खुशी से चिल्ला रहा था, यह सोचकर बीइंग के प्रेग्नेंट होने के बाद बारे में जानने के बाद वांगजी की कैसी प्रतिक्रिया होगी। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। बीइंग ने खुशी से चिकित्सकों को चांदी के सिक्के दिए और शुयांग और एंगशी के साथ जाने वाला था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे अपने अंदर दर्द से जलन महसूस हुई। उसका गला सूख गया और उसे रोने का मन हुआ। विंग जोर से खांसा और उसके मुंह से खून निकला। खांसते समय उसने अपना मुंह ढका था और जल्दी से अपने कमरे के अंदर चला गया। विंग को फिर से देखकर चिकित्सक को उलझन हुई। उसने सोचा कि विंग शायद कुछ भूल गया है। विंग ने अपनी हथेली को अपने मुंह से हटाया और अपने हाथ को उस पदार्थ को देखकर कांपने उठा जो उसके मुंह से निकल रहा था। उसने अपने कांपते हुए स्वर में कहा, ब्लड। विंग एंगशी के सहारे खड़ा हुआ था। वहीं एंगशी चिंतित होते हुए बोली, गगा। उसने विंग को कसकर पकड़ लिया। वहीं चिकित्सक भी चिंतित होकर जल्दी विंग की ओर दौड़ा और बोला, माई लेडी।
वहीं शुएंग वो डर से काँप रहा था। उसने कहा, विंग विंग तुम खून की उल्टी क्यों कर रहे हो? शुएंग उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, क्या हुआ विंग? वहीं विंग ने बस इतना ही कहा, गगा, और वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही बेहोश होकर शुएंग की बाहों में गिर गया। शुएंग ने रोते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, आई विंग विंग तुम्हें क्या हुआ? शुएंग उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं एंगशी उसकी आंखें भी नम थी। उसने कहा, फिजिशियन प्लीज इन्हें चेक करें। फिजिशियन ने कहा, कृपया उसे बिस्तर पर लिटाएं, मुझे उसकी जांच करने दें। शुएंग ने सिर हिलाया और विंग को तुरंत बिस्तर पर लिटा दिया। वहीं विंग बेहोश था। इधर मॉडर्न वर्ल्ड में 2020 जियांग फेमिया खुश होते हुए बोले, पता नहीं क्यों पर मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वहीं शाओ चेंग ने कहा, क्या पता आपके प्यारे बेटे का फ़ोन आ गया होगा। तभी शाओ फेमिया ने कहा, नहीं अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तो चेंग ने मुंह बनाते हुए कहा, तो आपके प्यारा बेटा जल्दी आपको फ़ोन रिसीव करने वाला होगा। तभी शाओ फेमिया ने कहा, ओह ऐसा हो सकता है, तो फिर जल्दी जाओ और पैराडाइज से चॉकलेट केक लेकर आओ। चेंग ने कहा, क्यों? फेमिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे भाई को वो पसंद है। चेंग ने भी मुंह बनाया और कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, लेकिन आपने मुझे अनाथ आश्रय से गोद लिया। तभी शाओ फेमिया ने कहा, यह बेहतर होगा कि यदि तुम मेरे सचमुच बेटे ना होते। अब जाओ और जल्दी करो। इधर फिर से प्रेजेंट में कुछ समय बाद विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि एंगशी उसका हाथ पकड़े हुए उसके बगल में बैठी है। वहीं शुएंग की आंखों में आंसू हैं। चिकित्सक भी चिंतित दिख रहा है। विंग बिस्तर पर बैठ गया। विंग बिस्तर पर बैठ गया, जबकि शुएंग और एंगशी ने उसकी बैठने में मदद की और चिकित्सक एक सुरक्षित दूरी पर उसके पास बैठा था। विंग ने चिकित्सक की ओर देखते हुए पूछा, मुझे क्या हुआ? और चिकित्सक ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे इस बारे में यकीन नहीं है माय लेडी। विंग ने कहा, फिर उसके चेहरे पर एक सैड स्माइल आई। उसने अपने आप से कहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ क्या गलत है। ये वो बीमारी है जिसकी वजह से विंग की मृत्यु हुई थी। हमारी आत्मा अलग है, लेकिन हमारा शरीर नहीं। विंग ने फिजिशियन की ओर देखा और कहा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कुछ? उसने चिंतित होते हुए कहा, जी माय लेडी। विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप इस बात को गुप्त रख सकते हैं, एक रहस्य जो हम 4 लोगों के बीच हो? तभी फिजिशियन ने कहा, लेकिन माय लेडी आपने खून की उल्टी की है। किंग को ये जानने का अधिकार है कि आप प्रेग्नेंट हैं। विंग ने नम आंखों से अपने पेट को सहलाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ इसे गुप्त रखें, कम से कम जब तक मैं जन्म न दे दूं। वहीं शुएंग ने कठोर आवाज़ में कहा, क्या होगा अगर कुछ गंभीर हुआ विंग? वहीं एंगशी ने भी अपनी आंखों में आंसू भरे कहा, हम तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते गगा। विंग मुस्कुराया और कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा दोस्तों। शुएंग ने कहा, हाँ तुम ठीक हो जाओगे। वहीं एंगशी ने भी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम आपकी देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे। विंग मुस्कुराया और चिकित्सक की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि सम्राट के लोगों ने मेरा पीछा किया और वो पिछली बार की तरह इस बार भी आपसे सवाल पूछेंगे। चिकित्सक ने आश्चर्य में पूछा, आपको पता है? विंग एक दुखी मुस्कान के साथ बोला, शायद मैं नहीं जानता। उसने मन में आगे की बात कही, अगर मैं पुनर्जन्म वाली आत्मा नहीं होता। वो हंसा और कहा, लेकिन सब तो स्पष्ट है ना कि वो हमारा पीछा करेंगे ही, इसीलिए प्लीज़ इसे गुप्त रखें, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। चिकित्सक उसकी आंखें नम हो गई। वो मुस्कुराया और बोला, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं माय लेडी। और यह, उसने विंग को कुछ दिया। विंग ने उसे लिया और कन्फ्यूजन में अपना सर झुकाते हुए पूछा, यह क्या है? चिकित्सक मुस्कुराया और उसने कहा, यह कुछ हर्बल दवाइयाँ हैं, यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगी। विंग ने कहा, धन्यवाद। वो मुस्कुराया। उसके बाद विंग वहाँ से चला गया और जैसा कि विंग ने भविष्यवाणी की थी कि सम्राट के गुप्त रक्षक वहाँ आएंगे, सम्राट के गुप्त रक्षकों ने कमरे में प्रवेश किया और चिकित्सक से पूछा कि सम्राट के प्यारे फ्लावर के साथ क्या गड़बड़ है। और चिकित्सक ने सब कुछ कह दिया, सिवाय इसके कि विंग को खून की उल्टी हुई थी। वहीं जिंगशी में वांगजी के कक्ष पे वेनिंग वांगजी के सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था, जो उसकी गर्दन पर तलवार तान रहा था।
वह दूसरा विचार कर रहा था, क्या उसे इसे मारना चाहिए या नहीं। उसने अपने बेटे का बोल्फ रूप निश्चित रूप से दुखी होगा, लेकिन उसका बेटा इसकी परवाह नहीं करेगा। यह बात वांगजी अच्छी तरह से जानता है। वांगजी ने वेनिंग से पूछा, क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए? तभी वेनिंग ने कहा, आप अपना एक वफादार साथी खो देंगे। वांगजी ने सर हिलाया और कहा, यह सच है। तो फिर मुझे तुम्हें प्रताड़ित करना चाहिए। वेनिंग ने कहा, इससे बेहतर होगा कि आप मुझे मार ही डालें। वांगजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम मेरे बेटे के मेट क्यों हो? तुम दोनों की उम्र बहुत बड़ी है। तुम उससे 11 साल बड़े हो। तभी वेनिंग ने कहा, आपकी और पत्नी विंग की उम्र में भी 11 साल का अंतर है। वांगजी ने मुंह बनाया और कहा, यह दोनों मामले आपस में संबंधित नहीं हैं। वेनिंग ने पूछा, कैसे? वांगजी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसका गुप्त रक्षक खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ। वो वांगजी के सामने झुका। वांगजी और वेनिंग दोनों ने अपनी भौहें उठाते हुए उसकी ओर देखा, तो उस गार्ड ने नीचे देखते हुए कहा, किंग और पत्नी विंग प्रेग्नेंट है। वहीं वांगजी उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। वेनिंग ने वांगजी की ओर देखा और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन फादर इन लॉ, आपकी कड़ी मेहनत रंग लाई। वहीं वांगजी ने वेनिंग की ओर देखा और कहा, मुझे फादर इन लॉ मत कहो यू बास्टर्ड। वांगजी वो कमरे से भागते हुए बोला, विंग प्रेग्नेंट है, मम्मी मैं आ रहा हूँ। वहीं वेनिंग ने कहा, तुम पहले से ही कम कर चुके हो, इसीलिए वो प्रेग्नेंट है। वहीं गार्ड वेनिंग को बहुत ही जजिंग लुक से देख रहा था। इधर मंदिर में सिजोई और एचा गाड़ी से उतरे और एचा याओ को थोड़ी दूरी पर खड़ा देखकर अपनी उसकी बाहों में कूद गई। याओ ने भी मुस्कुराते हुए एचा को कसकर गले लगा लिया। वह अपने बच्चों के लिए को कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है भगवान उससे इतनी भी नफरत नहीं करते हैं। शिजोई भी मुस्कुराया और उसकी ओर चलते हुए बोला, माँ। वहीं क्या उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे राजकुमार, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई मेरे छोटे राजकुमार। वो खड़ी हो गई और उसने शिजोई को कसकर गले लगा लिया। वहीं शिजोई ने भी याओ को गले लगाया और कहा, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। याओ उसका मन खुशी से नाचने का कर रहा है। अपने दोनों बच्चे को अपने सामने देखकर, अपनी बाहों में देखकर वह अपने दिल को शांति दे रहा था। वह अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं जिंगशी में विंग के कमरे का दरवाजा खुला और दरवाजे पर एक उत्साहित व्यक्ति दिखा। विंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वह जानता है कि सम्राट जान चुके हैं, इसीलिए वांगजी विंग की ओर दौड़ा और उसे हवा में घुमाते हुए कसकर गले लगा लिया। विंग भी हंसा और उसने वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए बोला, मुझे चक्कर आ रहे हैं किंग। वांगजी ने विंग के पूरे फेस पर किस किया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ। विंग भी खिलखिलाकर हंसा और चिढ़ाते हुए बोला, लेकिन मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया किंग। वांगजी ने विंग करते हुए कहा, मेरे अपने तरीके हैं सच जानने के। विंग ने धीरे से वांगजी के गालों को सहलाया और कहा, क्या आप सचमुच खुश हैं? वांगजी ने विंग को एक स्मुच दिया और कहा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैं खुश हूँ। यह दिन मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा दिन है। विंग मुस्कुराया और उसने कसकर वांगजी को गले लगा लिया और विस्पर करते हुए बोला, यह दिन मेरे जीवन का भी सबसे खूबसूरत दिन है। वांगजी विंग के शोल्डर पर किस करते हुए बोला, ऐसे उपहार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। विंग मुस्कुराया। दोनों खुश थे, इतने खुश कि उन्हें पता ही नहीं था कि भविष्य उनके लिए क्या छिपा रहा है, बिना यह जाने कि उनका भाग्य उनके साथ क्या खेल रहा है। वहीं शाम के समय मंदिर में अब समय आ गया था कि एचा और सिजोई को जाना पड़े। एचा उत्साह से इधर उधर दौड़ रही थी क्योंकि वह बहुत खुश थी। वह अपनी माँ से मिल सकती है। वह महल लौटने के बाद विंग को एक बड़ा सा किस देगी और एक बड़ा गले लगाने जा रही है। वो यही सोच रही थी जब सिजोई अपनी माँ से बात कर रहा था। अचानक मिंग्याओ ने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। अब दोनों एक कमरे में थे। अचानक सिजोई को कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी माँ की आंखों से आंसू थे। उसे अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर दिल भारी हो गया और उसकी ओर चला और उसके आंसू पोंछे और चिंतित स्वर में बोला, क्या हुआ माँ? वहीं याओ ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, सिजोई। याओ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, सिजोई, कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए, कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं सिजोई और भी चिंतित हो गया और उसने पूछा, वह क्या है? याओ ने अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए और आंखें बंद कर ली। वह नहीं जानता कि वह अपने बेटे को यह कैसे कहे। वह उसके जन्म के रहस्य कैसे बताए। वह उसे कैसे बताए कि इतने सालों से वह एक नकली शीर्षक के साथ एक नकली जीवन जी रहा है। वहीं
सिजोई ने कहा, माँ मुझे परेशान मत करो, जाओ और जल्दी बताओ। मिंग्याओ ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर कहा, सिजोई, किंग तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है। सिजोई उसने टूटी हुई आवाज़ में पूछा, क्या? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन याओ की भारी सांसों और दबी हुई रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सिजोई की आंखें उसकी माँ की बातें सुनकर फैल गईं। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ ऐसी बड़ी बात पर मजाक करने वाली नहीं है, लेकिन वह इस पर कैसे विश्वास करे, कैसे? यह सोचते ही उसका गला सूख गया। उसे लगा कि उसका दिल अचानक असहनीय एहसास से सिकुड़ रहा है। उसने अपनी माँ की ओर देखा और पूछा, आप क्या कह रहे हैं? सिजोई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? वहीं मिंग्याओ फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटे। उसने रोते हुए अपने घुटनों पर बल गिरते हुए कहा, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, मैं यहाँ गलत नहीं था। तभी सिजोई ने अपने बहते आंसुओं को रोकने के लिए एक लंबी सांस ली और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप खुद को एक्सप्लेन करें। याओ ने गल्प किया और कहना शुरू किया, मैं और पूर्व 9वें राजकुमार प्रेमी हुआ करते थे, लेकिन मुझे किंग की उपपत्नी के रूप में चुना गया। लेकिन मैं प्योर नहीं थी, मैं पहले से ही एक प्रेग्नेंट थी। मैं डर गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता ने मुझे अस्वीकार कर दिया और तुम्हें भी अपना मानने से इनकार कर दिया। ये कहते हुए मिंग्याओ का गला सूख रहा था। उसने आगे कहा, मैं कुछ भी नहीं सोच सका, इसीलिए मैंने महल की उत्तरी झील पर कूदते हुए आत्महत्या करने की सोची और यहीं पर किंग ने मुझे बचाया। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और किंग को सब कुछ बताते हुए फूट फूट कर रोने लगा। तभी सिजोई टेम्पल करते हुए बोला, तो आप कह रहे हैं कि वह जानते हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ? वह जानते हैं कि? या उन्हें हाँ कहा, अपना सिर हिलाया और कहा, वो जानते हैं। पहले तो मैं उनके साथ सहज नहीं हुआ, मैं उन्हें पसंद करने लगा। मैं डर गया जब मैंने किंग को अपने हाथों अपने जैविक पिता की मृत्यु करने की खबर सुनी, तो डर ने मुझे खा लिया। सिजोई, मैं बहुत डर गया था और मैं और अधिक तब डर गया जब तुम पैदा हुए और तुम एक ओमेगा के रूप में थे। मैंने सोचा कि वो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे और इसीलिए मैंने तुम्हें अल्फा बनाया। मैंने तुम्हें एक अल्फा की तरह काम करने के लिए मजबूर किया। मैं हमेशा तुमसे दूर रहा। जब भी वो तुमसे मिलना चाहते थे, मैं हमेशा तुम्हें छिपाता रहा। सिजोई, उन्होंने कभी भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं की। मैं ही था जिसने सब कुछ गढ़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उनके करीब रहो। मैंने सोचा कि वो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। मैं बहुत डर गया था। सिजोई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, आपको पता भी है आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे साथ कितना गलत किया। वहीं यह फुट फुट कर रोते हुए बोला, आई एम सॉरी सिजोई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिजोई ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से चला गया। वहीं कमरे के बाहर एचा ने कंफ्यूजन में अपना सर हिलाया और पूछा, गगा? तभी सिजोई ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचते हुए बोला, चलो चले यहाँ से। वहीं एचा ने स्ट्रगल करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे माँ को देखना है। वहीं सिजोई उस पर चिल्लाते हुए बोला, वो हमारी माँ नहीं है। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? वो हमारी माँ नहीं है। सिजोई एचा को अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। एचा सिजोई के हाथों पर मारते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, तुम बुरे गगा हो। वहीं सिजोई गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम लिटिल सिट। वहीं एचा उसके होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मुझे तुमसे नफरत है, तुम मेरे गगा नहीं हो। वहीं सिजोई अपने आंसुओं को रोकते हुए और होंठ को काटते हुए बोला, अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वहीं लेट नाइट सिजोई की तरफ सिजोई अपने कमरे में आया और बिस्तर पर अपनी चेस्ट के बल लेट गया। उसने अपना चेहरा तकिए में छिपाते हुए गले लगा लिया, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहने का नाम बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एचा बहुत रोते हुए सो गई, क्योंकि सिजोई ने उसे डांटा था और उसे आखिरी बार उसकी माँ से मिलने भी नहीं दिया और कुछ नौकरानियां उसे उसके कमरे में ले गई। सिजोई चुपचाप रो रहा था। तब उसने अपने पीछे किसी की स्थिति महसूस की। वह जानता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वेनिंग है।
वेनिंग उसकी ओर झुका और उसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, क्या तुम अपनी माँ से मिले? तुमने उसके साथ आनंद भरे पल बिताए होंगे। फिर वेनिंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम्हें पता है, आज तुम्हारे पिता ने तुम्हारी वजह से मुझे लगभग मार ही दिया था। उसने विस्पर करते हुए कहा, लेकिन मैं फिर भी जीवित हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सिजोई इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह पलटा और वेनिंग को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा, जिससे वेनिंग बहुत शौक हुआ। क्या वेनिंग सही देख रहा है? सही महसूस कर रहा है? वहीं सिजोई ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे कसकर गले लगाओ, सिर्फ आज रात के लिए। वेनिंग एकदम शौक रहा। उसने कहा, प्रिंस। वहीं सिजोई ने रोते हुए कहा, प्लीज़। अगली सुबह सिजोई के कमरे में सिजोई चिड़िया की चहचहाट सुनकर अपनी आंखें खोली। उसने किसी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बगल में की जगह खाली थी। सिजोई उठ बैठा और अपनी उंगली से अपना हाथ रगड़ने लगा और उसे पिछली रात की बात याद करके बहुत उदास और दयनीय स्थिति महसूस हुई। उसने अपनी जीभ को कट किया। तभी खिड़की पर झुकते हुए जिंगी ने कहा, जनरल यहाँ क्यों था? तभी सिजोई उठकर बैठ गया और उसने कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारा बिहेवियर कहाँ है? जिंगी ने कहा, मेरा बिहेवियर? प्रिंस का बिहेवियर कहाँ है? किसी भी अरे गरे को खुद को छू लेने देना। तभी सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, बकवास बंद करो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी अभी जीभ काट दूँ। तभी जिंगी भी चिल्लाते हुए बोला, उसमें इतनी महान बात क्या है? सिजोई अपनी हवा खुजलाता हुआ और जिंगी को एक उबाऊ नजरों से देखता रहा, यह जानते हुए कि वह इस तरह का व्यवहार करेगा। सिजोई जिंगी को देखता है, जो अपनी रक्तवर्ण आंखों से उसे ही देख रहा था। जिंगी ने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ सही हो या गलत मुझे परवाह नहीं। तभी सिजोई ने कोल्ड टोन में ही कहा, मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वो तुम थे जो एक लॉयल डॉग की तरह मेरे पीछे घूमते रहे। तभी जिंगी ने चकल किया और कहा, तुम कितने स्वार्थी हो। तुम्हें पता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा दयनीय हो। और तुम्हें पता है क्यों? तुम्हारा पूरा जीवन एक झूठ था। तुम अपने पिता की पहचान भी नहीं जानते। वहीं सिजोई गुस्से में चिल्लाया, जिंगी। तभी जिंगी ने कोल्ड टोन में कहा, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत मत करना ओमेगा। तुम्हें पता है, अगर मैं बाहर गया तो तुम एक पहाड़ के किनारे पर होगे और मारे जाने का इंतजार कर रहे होगे। सिजोई ने एक आह भरी और बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने शांत फेरोमोन फैलाए और जिंगी की ओर चला, जो उसे गुस्से से देख रहा था। जिंगी की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने अपने चारों ओर दो बाहें महसूस की, और यह कोई और नहीं बल्कि सिजोई था, जिसने उसे कसकर गले लगाया और जिंगी के बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, तुम मेरी जिंदगी में सबसे कीमती इंसान हो, फिर तुम सबसे बुरे इंसान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जिंगी ने भी सिजोई को कसकर गले लगाया और उसकी गर्दन से चिपकते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। वही सिजोई एकदम शांत हो गया और उसने अपने मन में ही कहा, पैथेटिक। सिजोई रोते हुए जिंगी की पेट सहला रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा था। वहीं वेनिंग ने एक कड़वी मुस्कान ली और कहा, ये कितना फनी है। जब तुम दुख में होते हो तो मेरे पास आते हो और अब एक अल्फा को गले लगा रहे हो जो अपने दुख में है। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम्हारा बस एक चीज जिसका नाम है मेट, जिसके पास कोई भावना नहीं लगती। उसने ये सब सिजोई की ओर देखते हुए कहा। वहीं सिजोई ने खिड़की के बाहर देखा तो उसकी आंखें वेनिंग की आंखों से मिली। वेनिंग ने सिजोई को देखा और उसकी ओर मुस्कुराकर वहां से चला गया। वहीं सिजोई ने अपने मन में कहा, वेनिंग। वहीं दूसरी तरफ वेनिंग जब आगे बढ़ा तो उसके वोल्फ ने कहा, वेनिंग। वेनिंग ने भी अपने वोल्फ से माइलिंग करते हुए कहा, चलो उससे आगे बढ़ें। क्या हम ऐसा करें? ऐसा नहीं है कि हम उसके बिना मर जाएंगे। तभी वेनिंग के वोल्फ ने कहा, पर तुम उससे प्यार करते हो। वेनिंग ने भी अपने वोल्फ से कहा, पर उसके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। वेनिंग, उसकी आंखों से ताजा आंसू की एक बूंद गिरी।
वहीं 1 घंटे बाद डाइनिंग हॉल में सभी कमरे में मौजूद थे और जैसा कि एचा ने कहा कि वह विंग से प्यार करेगी, उसने पहले से ही अपना स्नेह दिखाना शुरू कर दिया। वह विंग के बगल में बैठी थी और उसकी बाह को गले लगाकर उसकी ओर झुकी हुई थी। वांगजी ने विंग की प्रेगनेंसी की घोषणा करने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने अपना खाना खत्म किया तो विंग ने एचा की ओर देखा, जो अच्छी नहीं लग रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपनी माँ के साथ आनंदपूर्वक दिन नहीं बिताए राजकुमारी? एचा ने हंसा और कहा, मैंने किया। तो विंग ने पूछा, फिर तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? सबका ध्यान एचा पर था। अच्छा हाँ, यह बदमाश आज हमेशा की तरह परेशान या चिढ़ नहीं रही, बल्कि चुप थी और परेशानी भी पैदा नहीं कर रही थी। एचा ने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, पर मैं गगा पर गुस्सा हूँ। और सबका ध्यान सिजोई पर चला गया। सब उसकी ओर देख रहे थे, जबकि बस वह अपनी आइज रोल कर रहा था, जैसे कि उसका इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। तभी विंग ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? एचा ने दुखी मुंह बनाते हुए कहा, वह मुझ पर चिल्लाया और उसने मुझसे कहा कि हमारी माँ नहीं है और वो मेरा भाई नहीं है। वांगजी थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया। फिर हनवल ने सिजोई की ओर देखते हुए कहा, अब तुम दोनों के बीच क्या हुआ? सिजोई ने सीधे वांगजी की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता चला कि मेरे बॉडी में डिस्गस्टिंग ब्लड बहता है। सिजोई ने यह कहा और सभी ने बस आह भरी, यह समझे बिना कि इसका वास्तव में मतलब क्या था। वो सब जानते हैं कि सिजोई को अपने पिता से समस्या है, इसीलिए उन्हें वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि सिजोई क्या कहना चाहता है, सिवाय किसी और के। वांगजी ने अपने चॉपस्टिक पर पकड़ मजबूत की और सिजोई की ओर देखा। सिजोई ने अपने मुंह से वांगजी को इशारा करते हुए कहा, मेरा मतलब था कि आप में घिनौना खून बहता है। वांगजी ने राहत की सांस ली और अपने मन में कहा, इस तरह से ये बेहतर है। इस छोटे बच्चे ने मुझे तो दिल का दौरा ही दे दिया था। वही विंग ने अपने मन में सोचा, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये अजीब लग रहा है? तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।